आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बीमा अनुबंध के कानूनी सिद्धांत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो सबसे मेन बात है वो क्या है, दैट इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। यानी कि जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है ये एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध होता है दो पार्टीज के बीच में, जिनमें एक होगा इंश्योरर जो कि है कंपनी और दूसरा होगा इंश्योर्ड जो है ग्राहक। ठीक है, देन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लीगल अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी कि जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे बनाया जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। और इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर प्रोमिसेस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफाइड रिस्क। इसमें इंश्योरर ये प्रॉमिस करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क स्पेसिफाई किया गया है अगर वो होता है तो मैं इंश्योर्ड को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दूंगा। एंड इंश्योर्ड प्रोमिसेस टू पे प्राइस फॉर इट विच इज कॉल्ड एज प्रीमियम। और इंश्योर्ड ये प्रॉमिस करता है कि मैं इसके लिए एक प्राइस पे करूंगा जिसे कहा जाता है प्रीमियम। अब प्रीमियम को प्राइस पे क्यों कहा गया? अब देखिए कि जो इंश्योरेंस है इसे एक प्रोडक्ट माना गया है और जब भी हम कुछ भी बाजार से खरीदते हैं तो उसके लिए हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है। उसी तरह से इंश्योरेंस को खरीदने के लिए जो प्राइस पे करते हैं उसे प्रीमियम कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो मेन बात आपको याद रखनी है एक और वो ये है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम किस किस की लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको इसमें 4th नंबर याद रखना है कि आप किस किस की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। नंबर 1, आप अपने स्पाउस यानी कि अपने जीवन साथी की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उसके बाद आपके किड्स यानी कि बच्चे, आप अपने बच्चों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और उसके बाद है आपके पेरेंट्स यानी कि आपके माता पिता, आप उनकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और जो 4th है वो है पेरेंट्स इन लॉ यानी कि आपके सास ससुर। तो इनके 4 के अलावा क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल या फिर कोई और भी रिश्तेदार या कोई दोस्त, और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए आप अपनी इंश्योरेंस में किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर सिंपल वे में समझने के लिए कि इनमें से कौन कौन लोग हैं जिनकी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो आपने सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ। इसके अलावा आप किसी की भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं किड्स की, तो जब किड्स की या बच्चों की इंश्योरेंस करवाई जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बच्चों के साथ नहीं बनता, वो उसके प्रपोजर के साथ बनेगा। और वो प्रपोजर उसकी मदर या उसके फादर दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो बच्चों के लिए बनाया जा रहा है तो उसमें बच्चे इंक्लूड होंगे या नहीं, क्योंकि जो प्रीमियम पे करता है उसी को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाता है, यानी कि उसको बच्चों का प्रपोजर बना दिया जाता है। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में आपको 2 वर्ड्स नए आएंगे। एक है कोरेशन। कोरेशन का मतलब है डराना धमकाना, यानी कि किसी से कोई काम करवाना है डरा धमका के तो उसे हम इंग्लिश में कोरेशन कहते हैं। ठीक है, और एक और वर्ड आएगा अब्रीमा फाइट्स जो कि एक लैटिन वर्ड है। अब इसका जो मीनिंग हम याद रखने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई जाती है तो उसके लिए प्रपोजल फॉर्म फिल किया जाता है। तो अब्रीमा फाइट्स के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि उस प्रपोजल फॉर्म पे जितनी भी जरूरी जानकारी है वो फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और वो सही तरह से फिल करनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ एग्जामिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, Which among the following is an example of coercion? इनमें से डराने धमकाने का सही उदाहरण क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर 1, रमेश signs a contract without having knowledge of fine print.
रमेश ने बिना जानकारी के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सेकंड ऑप्शन, रमेश थ्रेटन्स टू किल महेश इफ ही डजंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। रमेश ने महेश को जान से मारने की धमकी दी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करता है। ऑप्शन 3, रमेश यूजेस हिज प्रोफेशनल स्टैंडिंग टू गेट महेश टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रमेश ने महेश से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए अपने प्रोफेशनल स्किल का इस्तेमाल किया। फोर्थ ऑप्शन, रमेश प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन टू गेट महेश टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। रमेश ने महेश से साइन करवाने के लिए झूठी जानकारी दी। तो हाँ जी, जैसे कि कोएरेशन मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है किसी से डरा धमका कर कोई काम करवाना। तो इसकी सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि इसमें महेश को रमेश के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो कोएरेशन का सही एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन जो है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय रमेश। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको रमेश इंश्योर नहीं करवा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका बीमा रमेश नहीं करवा सकता है। पहली ऑप्शन, रमेश हाउस, देन रमेश स्पाउस, देन रमेश फ्रेंड, देन रमेश पेरेंट्स। जैसे कि अभी हमने बात की थी, रमेश इसमें से अपने हाउस का भी बीमा करवा सकता है, अपने स्पाउस यानी कि जीवन साथी का भी बीमा करवा सकता है, अपने पेरेंट्स का भी बीमा करवा सकता है। पर ऑप्शन नंबर 3 जो है रमेश का दोस्त, उसका वो बीमा नहीं करवा सकता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश रिलेट्स टू inaccurate statement which are made without any fraudulent intention। अब आपने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इनमें से ऐसी ऑप्शन बतानी है जो एक ऐसी स्टेटमेंट को बताती है जो गलती से दी गई स्टेटमेंट है, पर उसके पीछे किसी से धोखा करने की मंशा नहीं थी। यानी कि अगर हमें कोई गलत बात बता दे पर उसके पीछे उसकी जो मंशा है वो धोखा करना ना हो, तो ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? पहली ऑप्शन है मिस रिप्रेजेंटेशन, दूसरी है कंट्रीब्यूशन, फिर है ऑफर और लास्ट है रिप्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर होगा मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गलती से कुछ गलत बता देना। ठीक है, चलिए अब हम पर जो है डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। यानी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति पर क्रिमिनल मीन्स के द्वारा या गैर कानूनी तरीके के द्वारा किसी को प्रेशराइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस चेक कर लीजिए। पहली है फ्रॉड, फ्रॉड मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी करना। फिर है अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी के ऊपर अपना गलत प्रभाव देना। फिर है कोरेशन मतलब धमकाना। और फोर्थ ऑप्शन है मिस्टेक, यानी कि गलती करना। तो जी बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है सी, यानी कि कोरेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे हम चेक करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपको जो 4 ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से सही ऑप्शन बतानी है। अगर हम एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो आपको उनमें से सही ऑप्शन इनमें से चुननी है। ठीक है, पहली ऑप्शन, दे आर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट लीगली एनफोर्सेबल। तो पहली ऑप्शन का मतलब है कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या हम कह सकते हैं बीमा अनुबंध होते हैं, वो सिर्फ एक मौखिक अनुबंध हैं जो कि कानूनी तौर पर
उनकी कोई मान्यता नहीं होती है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, दे आर वर्बल विच आर लीगली एनफोर्सेबल, मतलब ये मौखिक तो हैं पर इनमें कानूनी वैध ये होते हैं। ठीक है। तीसरी ऑप्शन, दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज, और कौन कौन है वो पार्टीज, एक है इंश्योरर और दूसरा है इंश्योर्ड, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि ये एक ऐसे अनुबंध होते हैं जो दो पार्टीज के बीच में बनाए जाते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग इन्हें बनाया जाता है। तो यही इसकी सही ऑप्शन है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने इनमें से नीचे जो दी गई ऑप्शंस हैं इनमें से बताना है कि अगर हमें किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो या अनुबंध करना हो तो कौन सी बात जो है वो सही नहीं होगी। तो पहला है मनी यानी कि धन, दूसरा है प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद, तीसरा है ब्राइब यानी कि रिश्वत, और चौथा है ज्वेलरी मीन्स जेवरात। तो देखिए इनमें से पैसे से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, प्रॉपर्टी पर भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ज्वेलरी पर भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, पर ब्राइब यानी कि रिश्वतखोरी जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सही ऑप्शन नहीं होगी। तो हाँ जी, इसका सही आंसर जो है वो है सी यानी कि ब्राइब। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बिलो पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती है, यानी कि जिसके द्वारा लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भाग नहीं लिया जा सकता। तो क्या है ये ऑप्शंस, पहला है बिजनेस ओनर, फिर है माइनर, माइनर का मतलब होता है जो 18 साल से कम आयु का होगा उसे माइनर कहेंगे। ठीक है। फिर है हाउसवाइफ, फिर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अब देखिए बिजनेस ओनर भी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, हाउसवाइफ भी हो सकती है और गवर्नमेंट सर्विस करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कोई माइनर है जिसकी आयु 18 साल से कम है, जो बच्चा है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी कि माइनर। ठीक है। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द बिलो एक्शन शोकेसेस द प्रिंसिपल्स ऑफ एब्रीमा फाइल्स। जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है एब्रीमा फाइल्स को दर्शा रही है। मैंने अभी आपको बताया कि एब्रीमा फाइल का मतलब क्या रहता है कि हमें जितनी भी जरूरी जानकारियां हैं वो प्रपोजल फॉर्म पे भरनी पड़ती हैं। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इसको सीधा पढ़िए आप, डिस्क्लोजिंग नॉन मटेरियल फैक्ट्स ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म, यानी कि इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म पर जितनी भी जरूरी जानकारियां हैं उनको फिल करना, इसी को एब्रीमा फाइल्स कहते हैं। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन, वो है व्हेन इट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस में कितना ब्याज हमें मिलेगा वो जानना कब जरूरी है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए इसकी ऑप्शंस कौन सी होगी सही। पहली ऑप्शन कहती है एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट इंश्योरेंस, कि भाई हम ब्याज की बात कब करेंगे, जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तब। दूसरी ऑप्शन एट द टाइम ऑफ क्लेम, कि भाई जब हम क्लेम लेंगे उस टाइम पे बात करेंगे कि कितना इंश्योरेंस पे हमें ब्याज मिल रहा है। फिर है सी ऑप्शन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कि भाई लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो ब्याज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। और तीसरी ऑप्शन है ईदर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और एट द टाइम ऑफ क्लेम,
कि या तो जब हमने पॉलिसी खरीदी है तब पूछ लेंगे या फिर जब क्लेम लेंगे तब पूछ लेंगे, है ना। तो अब देखिए इनमें से सही ऑप्शन क्या है कि जब हम पॉलिसी खरीदते हैं उसी टाइम तो पूछेंगे ना कि इस पॉलिसी पे कितना ब्याज मिल रहा है। तो इसकी सही ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन ए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट इंश्योरेंस। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है, पहले आपको वो पढ़नी है, समझनी है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट कॉज फॉर द डेथ इन द फॉलोइंग सिनेरियो। मतलब ये जो नीचे आपको सिनेरियो एक दिया गया है उसमें आपको एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु का सही कारण बताना है। अब क्या है ये कहानी? ये है अजय फॉल्स ऑफ हॉर्स एंड ब्रेक्स हिज बैक, यानी कि जो अजय था वो घोड़े से गिर गया और उसकी कमर टूट गई। He lies there in a pool of water and contracts pneumonia, और साथ ही एक पानी का तालाब था वो उसमें गिर गया और उसे निमोनिया हो गया। He is admitted to the hospital and dies because of pneumonia. उसके बाद उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया और वहां पर निमोनिया से उसकी मृत्यु हो गई। तो अब आपको बताना है कि इसमें से सही कॉज उसकी मृत्यु का क्या है। ठीक है, अब देखिए पहली ऑप्शन में दिया है निमोनिया, दूसरी में दिया है ब्रोकन बैक, तीसरी में दिया है फॉलिंग ऑफ हॉर्स और फोर्थ में दिया है, चौथी में दिया है सर्जरी। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अब देखिए कई बार तो लगता है कि निमोनिया हो सकता है क्योंकि उन्होंने ऊपर लिखा है, या फिर ब्रोकन बैक भी हो सकता है ना। पर देखिए कि ये सारी मुसीबतें उस पर कब आई? जब वो घोड़े से गिरा, क्योंकि अगर वो घोड़े से ना गिरता तो उसकी कमर ना टूटती और उसकी वजह से वो तालाब में ना गिरता, और अगर तालाब में ना गिरता तो उसे निमोनिया ना होता, है ना। तो सबसे पहला कारण क्या है? फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स, यानी कि इसकी सही ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन सी, यानी कि फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आइए एक बोनस क्वेश्चन जो कि आप मुझे जिसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब ये है विच ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि अगर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही नहीं है। या आप इसको सिंपल शब्दों में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि हम इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसकी पॉलिसी नहीं करवा सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस दी हुई हैं चेक करना है आपने कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज सन, यानी कि फादर अपने सन की, मतलब एक पिता अपने बेटे की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकता है। दूसरी ऑप्शन है स्पाउस टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, यानी कि जीवन साथी एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, दो दोस्त आपस में एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है एम्प्लॉयर्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन एम्प्लॉयज, यानी कि एक एम्प्लॉयर, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस जो है वो करवा सकता है। तो इसका सही आंसर मुझे जल्दी से कमेंट कर